वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत खुशी का मौका है कि उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ओहदारान, मेंबर्स और एक अपनी कौम के लिए नई सोच रखने वाले मेरे सभी भाई, डॉक्टर इमरान, एजाज़ भाई, सभी मेरे साथी, मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि सबसे पहले जो सक्सेस का जो आज का टॉपिक है, अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगियां सक्सेस कर दी। इस सोच को लेके कि अपनी कौम के बच्चे, नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चों के लिए इन्होंने जो एक उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी बनाकर एक नई सोच पैदा की है, तो मैं मेरे भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि आपके इस काम को अल्लाह कबूल करे और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो आपने ये काम किया है, अल्लाह इसकी आपको जज़ा दे। वैसे तो आज का टॉपिक है कि हम कैसे विनर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हमारी कौम है वो तो विनर ही कौम है, क्योंकि अल्लाह ने हमको मुस्लिम कौम में पैदा करके ही हमको जीत दे दी। पहले तो हम इस कौम में पैदा हुए कि जिसने कभी हार का सामना ही नहीं किया, हौसलों से भी और बुलंदियों से भी। अब सवाल ये है कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं 10th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो अपनी कौम के बच्चों से मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, ज़िंदगी के ऐसे कुछ टिप्स, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपन एक दूसरे से, और वो एक्सपीरियंस आप बगैर अपने माँ बाप यानी अपने वालिदैन यानी अपने मदर फादर, आज का जो दौर, ये जो डिजिटल दौर आ गया है, इसके अंदर सबसे बड़ी मैं आपको एक नसीहत के तौर पे भी बताऊंगा कि आपको कभी सक्सेस होना है तो कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। उनको उनके राय मशवरे से, उनकी खैर खुशी से हर काम करना, पहले उनको फेवर में लेना। जैसे मेरी बेटी ने भी एक उसमें जुमला बोली थी कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको हर चीज़ शेयर करे, तो मैं आप लोगों को उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, आप दोस्ती करें अपनी माँ से, आप दोस्ती करें अपने बाप से, आप दोस्ती करें अपने भाई से, आप दोस्ती करें अपने कज़िन से, क्योंकि आज इस माशरे के अंदर सबसे बड़ी जो कमी हो रही है वो आज अपन एक दूसरे के अपने रिश्तेदारों से छुपा के काम करने लगे। अल्लाह ताला इसीलिए अपने को सक्सेस नहीं देता। तो अपन जब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अपने को कौन कौन रास्तों से सक्सेस मिलेगी, तो उसमें ये सब चीज़ें भी अपने को गौर फिक्र करना पड़ेगी। सबसे अच्छा दोस्त बाप और माँ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। आप इनके साथ में रिस्पेक्ट के साथ में इनसे दोस्ती करो। रिस्पेक्ट मतलब इनकी जो अहमियत है उसको समझ के अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो, क्योंकि अभी आप लोगों की जो एज है, जो टीन एजर्स कहलाते हैं, उनकी इस एज के अंदर मेडिकली जो हम लोग डॉक्टर होने के नाते हम देखते हैं कि इसमें हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा आने की वजह से गलत डिसीज़न की तरफ जाता है आदमी, और वैसे भी इस्लाम में गुस्सा हराम है। तो जब भी अपने फ्यूचर के बारे में, सक्सेस के बारे में सोचें, तो अपने माँ बाप से मशवरा करें, अपने दिल की बात बताएं उनको। नहीं तो होता क्या है कि बच्चा कुछ बोल रहा है, माँ कुछ बोल रही है और बाप कुछ बोल रहा है, तीनों में इंतशार पैदा होता है। और मैं अभी आपको आगे भी टिप्स दूंगा कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है और क्यों बनना है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि आपके जो घर में हर फैमिली के अंदर एक मतलब पूरी एक फैमिली होती है, उसके अंदर चचा, बड़े अब्बा, फूफी, मामू, ये सब पूरी एक मिल के एक ख़ानदान बनती है। तो सबसे पहले अपना व्यवहार, अपनी आपको सक्सेस होना है तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं कि आपको सक्सेस लाइफ को अंदर सक्सेस पाना है तो आप ना हुस्न सलूक अच्छा रखें अपने रिश्तेदारों के साथ, ख़ास तौर से माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ। अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो अपना माइंडसेट अच्छा रहेगा, और माइंडसेट अच्छा रहेगा
तो आप पढ़ाई में दिल लगाएंगे, और पढ़ाई में दिल लगाएंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सक्सेस होने से रोके। और आपके अंदर स्किल ऐसी होना चाहिए कि भले से आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, उसमें पूरी मेमोरी फुल अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है, जो फिजियोलॉजी है, 2 साल में पूरी मेमोरी बच्चा सीख जाता है। जब बच्चा 2 साल का होता है उसकी पूरी मेमोरी 80% मतलब वो हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और वो ज़िंदगी भर चलती है। तो जो आज का जो टॉपिक है कि विनिंग कैसे हो, तो उसके अंदर सबसे पहले 8वीं 10वीं तक के तो अपने को सब्जेक्ट सब पूरे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। अब यहाँ से डिसाइड करना रहता है कि अपने को क्या लेना है, बायो लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है, कौन से रास्ते पे जाना है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप 8th क्लास से अपना एम बना लीजिए। जब आप 8वीं में हो, जब से एम बना लीजिए कि मुझे क्या बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको कलेक्टर तहसीलदार बनना है, जो भी आपको आपकी ख्वाहिश है, आपके ख्वाब है। और ख्वाब बिल्कुल बड़े देखिए, आप छोटे मोटे ख्वाब मत देखिए। तो उसके हिसाब से फिर आप सब्जेक्ट का चूज़ कीजिए। अक्सर माशरे में ये होता है कि जो लोग मैथ्स और साइंस लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, उनको इंटेलिजेंट समझा जाता है। सबसे पहले ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि कॉमर्स लेने वाला भी इंटेलिजेंट होता है, मैथ्स लेने वाला भी इंटेलिजेंट होता है, इवन आर्ट्स लेने वाला भी इंटेलिजेंट होता है। अभी मैं आपको मिसाल दूंगा कि बिहार में, यूपी में ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि उनका एम था कि कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है। तो वो लोग आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर अपनी पूरी मेहनत जो है वो आईएएस की तैयारी में, आईएएस की कोचिंग के अंदर, यूपीएससी की कोचिंग में लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने टारगेट तय कर लिया है कि हमको क्या बनना है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम टारगेट तय नहीं करते, और इसके उसके भरोसे पे टारगेट तय होता है। मम्मी ने बोल दिए, पापा ने बोल दिए, मामू ने बोल दिए, तेरे को ये बनना है। ठीक है, आप उनकी सुनिए, लेकिन आपका लेवल, आपकी पढ़ाई, आपका जो अपना जो सर्कमस्टेंसेस है, वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशें अपने माँ बाप के सामने रखिए। इसीलिए मैंने जो पहले एक बात बोला कि उनको दोस्त के जैसा ट्रीट करिए, रिस्पेक्टफुली। दोस्त ऐसा नहीं कि हंसी मजाक कर रहे हैं माँ बाप के साथ, रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करिए कि पापा मुझे ये बनना है, मम्मी मुझे ये बनना है, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह रहमान जब माँ बाप आपके साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका बिल्कुल मतलब जो विनिंग के अंदर जो आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक के बाद होते चले जाएंगे। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा आप लोगों को, आप तालिब इल्म हैं, आप स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर आजकल जो कमी देखी जा रही है, वो मोबाइल के अंदर जो निगेटिविटी चीज़ें आ रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है स्टूडेंट। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये आपका गोल्डन पीरियड है। ये पीरियड एक बार ज़िंदगी में चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी पढ़ाई के पुरता ही यूज़ करें आप, क्योंकि उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। 2 रास्ते निकलते हैं मोबाइल से, आपको कौन से रास्ते पे जाना है। और मोबाइल चलाने वाला हर स्टूडेंट ये समझता है कि मैं मेरे बाप से ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी माँ से ज़्यादा समझदार हूँ। उसको ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफ़ोन आने से मैं स्मार्ट हो गया, जबकि उसको ये वर्चुअल दुनिया है उसकी, यानी खोखली दुनिया है वो, मतलब झूठी दुनिया है वो। मैं ये नहीं बोलता, मैं मोबाइल का अपोज़ नहीं करता। मोबाइल आपका जितना आपका यूज़ है उतना यूज़ करिए। आप कॉलिंग के लिए यूज़ करिए, आपकी पढ़ाई में कई प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करिए, आप स्टडी के लिए यूज़ करिए। लेकिन आप सोचो कि आजकल जो उस्तादों का रिस्पेक्ट ख़त्म हुआ वो मोबाइलों की वजह से ही ख़त्म हुआ। माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी का करना चाहिए तो उस्ताद का करना चाहिए। कभी आपको उसने एक ज़िंदगी में एक पीरियड भी पढ़ाया तो वो आपका उस्ताद है। और जिस दिन आप उस्ताद की कदर करना जान लोगे, इंशाल्लाह सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और सक्सेस पाने के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट से एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप
5 टाइम के नमाजी हो जाइए। फजर में उठना, सबसे जो स्टूडेंट फजर में उठेगा, मैं क्या, वो तो कुरान गारंटी ले रहा है कि वो सक्सेस होगा। आप लोग आज से अहद करिए कि हम फजर में उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद स्टडी, हमारी जो स्कूल की स्टडी घंटा 2 घंटा करेंगे। और फजर में उठने के लिए अपने पास में एक जो रात की हैबिट है, जो रात के 2 बजे 3 बजे बच्चे सो रहे हैं, मुझे पता है कि इसमें से कम 50% बच्चे जो है 12 बजे के बाद सो रहे हैं। 12 तो छोड़ दीजिए, अब 2 का टाइम हो गया बच्चों का सोने का, 2 बजे। माँ बाप तो सो जाते हैं लेकिन बच्चे जागते रहते हैं, सुबह 3 बजे तक के सोते। रमज़ानों में चल जाता था कि भाई सहरी के लिए, एक रमज़ान में इनको बहाना मिल गया था कि रमज़ान में सहरी के लिए उठना है। अब पूरे 11 महीने तो सहरी नहीं करना है अपने को। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो आज का टॉपिक है, कभी आपको विनिंग करना है, सक्सेस लेना है लाइफ में, तो आज से मोबाइल को जो है अपने मम्मी पापा के पास में दे दिया करो रात में। और नींद नहीं आती है तो तस्बीह लेके, एक तस्बीह के अंदर आपको नींद आ जाएगी। कोई भी एक तस्बीह पढ़ लो, आप दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लो, रब्बे ज़िदनी इल्मा की तस्बीह पढ़ लो कि अल्लाह ताला मुझे इल्म दे। और ये जो गोल्डन पीरियड है आपका, ये 8वीं से लेके 12वीं तक के ये गोल्डन पीरियड रहता है लाइफ का। और इसके अंदर मैं तो बोलता हूँ कि मुस्लिम बच्चों से मेरी उम्मीद है कि आप बड़ा सोचो, IAS ऑफ़िसर बनो। मैं ये नहीं बोलता कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर, मैं बोलता IAS ऑफ़िसर के लिए सोचो, क्योंकि IAS ऑफ़िसर डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, CA भी बन सकता है, हर कोई बन सकता है। और BA करने वाला, LLB करने वाला भी IAS ऑफ़िसर बन सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में जुस्तजू लेके आओ। जुस्तजू मतलब अपने स्ट्रगल करो, आप बिल्कुल स्ट्रगल ऐसे कि ऐसा स्ट्रगल करो कि जैसे अपने बड़ों ने किया है। मैं आपको मेरी फैमिली की मिसाल देता हूँ कि मेरे वालिद घासलेट बेच के स्कॉलरशिप से पढ़े। उन्होंने MBBS किया नागपुर से, और इतनी गरीबी में पढ़े, फिर हमको उन्होंने सुविधा दी। तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं डिपेंड करता कि आपका टैलेंट क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप पैसे वाले के घर में पैदा हो। आप नॉर्मल घर में पैदा हो के भी आप तरक्की कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी और इस्लाम के रूल पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने को ऐसी कौम में पैदा किया है कि उसका जितना शुक्र बनाओ उतना कम है। इतनी अच्छी कौम में पैदा होने के बाद भी आज अपने पे उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि अपनी हैबिट्स ख़राब है, अपने जो रिलेशन है वो ख़राब है, अपने आपसी ताल्लुकात ख़राब है। एक होती है हुकूकुल अल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। ये 2 चीज़, तो अपना हुकूकुल इबाद 0 है आज की तारीख में। अपने पड़ोसी अपने से नाराज़ है, पड़ोसी से झगड़ा है अपना। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप अपने पड़ोसी के साथ में कैसे रहो, उसके साथ सिला रहमी करके रहो, क्योंकि आपकी जो एज है ये एज एक कोरा कागज़ है, इस पे जैसा लिखेंगे वैसा छप जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से रहो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से रहो, नमाज की पाबंदी करो, फिर इंशाअल्लाह कुरान ने गारंटी लिया है कि आपको मैं सक्सेसफुल आदमी बनाऊँगा या औरत बनाऊँगा। और बच्चियाँ बैठी है, इनके पढ़ने से तो 2 ख़ानदान सुधरती है, एक तो माँ बाप का घर भी सुधरता है और एक ससुराल का घर भी सुधरता है। बच्चियों को तो और भी ज़्यादा हुस्न सलूक की ज़रूरत है। आज की बच्ची जो है पलट के जवाब देने में लड़कों से कम नहीं है। मैं मेरी बच्चियों से भी गुजारिश करता हूँ कि कोई भी सवाल अपने सामने अपने घर वाले करें तो उसका इंस्टेंट जवाब मत दीजिए, आप उसको सोच समझ के जवाब दीजिए, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने वालिद को, क्योंकि आपको मालूम है कि इस्लाम ने माँ बाप को एक बार उनको शफ़क़त की नज़र से, मतलब माँ बाप अपने को शफ़क़त की नज़र से देखते हैं। आप बच्चों का काम है कि अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखो, तो 1 हज का सवाब है। तो ये कुछ बातें थी जिसके लिए आप लोगों को उसको फॉलो करना है, और ये बातें सुन के अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। और ये अपने को सुन के, एक कान से सुन के वो कान में नहीं निकालना है, इस पे अमल करके दिखाना है। और इंशाअल्लाह 10 साल 20 साल हमारी कभी ज़िंदगी रही
तो हम आपको सबको सक्सेसफुल लाइफ बिताने वाले लोग देखना चाहते हैं, बच्चे देखना चाहते हैं। अभी आपका जो एज है इसके अंदर अभी आपको सबसे बड़ा खतरा मोबाइल से है, और उसके बाद जो बड़ा खतरा है गलत सोबत से है, गलत दोस्ती करने वालों से है। जो लोग अपने मतलब की दोस्ती करते हैं, सैटरडे संडे वाली दोस्ती, वैसी दोस्ती मत करो। दोस्ती ऐसी करो कि मिसाल कायम होगी ये उसका दोस्त जा रहा है, और अच्छे लोगों से दोस्ती करो। देखो दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान और जिनों को दोनों को पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने दोनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपन इबादत के लिए पैदा किए गए, लेकिन अपन अपने मकसद को भूल गए। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि बग़ैर इबादत के आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। आप कितने भी बड़े मुफ्ती के बच्चे हो, कितने ही बड़े आलिम के बच्चे हो, कितने बड़े डॉक्टर के बच्चे हो, कितने बड़े इंजीनियर के बच्चे हो, आप इबादत के बग़ैर सक्सेस को सोचना भी आपके लिए गुनाह जैसा है। तो आप इबादत करिए, और ये इबादत हम ये नहीं बोल रहे कि दिन भर नमाज़ें ही पढ़ते रहिए। जो फ़र्ज़ है नमाज़ें उसको पढ़िए, टाइम निकालिए, तस्बीहात पढ़िए, अपने माँ बाप की खिदमत करिए, तो इंशाअल्लाह आपको सक्सेस जो है आपके कदम चूमेगी। और ये सही उम्र है आपको ये सब करने की। और मोबाइल का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करिए, अपने नुकसान के लिए। उसमें बुरे बुरे वीडियो आते हैं, आप सबको मालूम है कि कैसे कैसे वीडियो आते हैं, कैसे कैसे मतलब आज जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम में आत्महत्या तो नहीं हो रही है, हम लोग डॉक्टर हैं, डिप्रेशन के जो मरीज़ बढ़े हैं वो सिर्फ मोबाइल की वजह से। आज माँ बाप बच्चे से मोबाइल छीनते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है बिल्कुल। बगैर मोबाइल के बच्चा खाना नहीं खाता। आज जो छोटे छोटे बच्चे, आप लोग तो माशाल्लाह समझदार हो गए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते। वो एक गेम लगा देते हैं, वो खाना खाता है। ये बच्चे जब आपकी उम्र में आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, कौन सा गेम देखेंगे, आप खुद सोच लो। अभी वो कार्टून देख रहे हैं, और कार्टून देखते देखते खाना खा रहे हैं, क्या उनके पेट में रहमत उतर रही है? और मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये एज के सभी बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग ग़िज़ा अच्छे से अच्छी लीजिए। आपके घर में ग़िज़ा की कोई कमी नहीं है। रोटी तो हर घर में होती है, नाश्ता पेट भर के करिए। ख़ास तौर से लड़कियों से मैं बोलूँगा कि लड़कियां जो है भूखे पेट कॉलेज स्कूल जाती है, तो मैं आपको एक उसका केमिकल एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ कि जो लोग भूखे पेट जाएंगे स्कूल तो उनका ब्रेन भी कुछ हद तक के काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्रेन का जो फूड होता है वो ग्लूकोज़ होता है। और ग्लूकोज़ जब भी मिलेगा जब आपके पेट में रोटी, अनाज या कुछ फल फ्रूट सब्जी कुछ जाए, अंडा पराठा कुछ जाए। तो ये उम्र के अंदर नाश्ता पेट भर के करें, भूखे नहीं जाए। कभी आपके स्कूल बहुत जल्दी है, 7 बजे है, तो रात से उसका इंतज़ाम कर ले कि सुबह मुझे टिफ़िन में क्या लेके जाना है। ख़ास तौर से मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ हमारी कौम की और तमाम लड़कियाँ 70% एनीमिक हैं। एनीमिक मतलब जिनको खून की कमी होती है। ये खून की कमी जो है बहुत ख़तरनाक होती है। कभी भी आप कभी स्कूल में देखोगे बच्चियाँ चक्कर खा के गिर जाती हैं, लड़के चक्कर खा के गिर जाते हैं। मेंटली तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लड़के भी और लड़कियां भी हैं। मोबाइल की वजह से इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझ लिया है कि मोबाइल के अंदर वीडियो देखे किसी को एक्सरसाइज करते हुए हेल्थ क्लब के अंदर, तो वो ऐसा समझते मैं कर रहा हूँ, जबकि वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो ये मोबाइल ने बच्चों को मेंटली स्मार्ट बना दिया है और ओवर स्मार्ट बना दिया है, जबकि हकीकत उससे अभी 1 किलोमीटर दौड़ा के देखो हाफ जाएगा वो, क्योंकि उसका खाना ही नहीं है। 2 बजे रात में सो रहा है, 3 बजे रात में सो रहा है, सुबह 10 बजे उठ रहा है, वो भी माँ बाप परेशान हो जा रहे हैं। संडे के दिन तो 12 बजे उठ रहा है। तो ये सब चीज़ें ये बैड हैबिट्स में आती है। कभी आपको अच्छा सक्सेसफुल लाइफ मतलब बनना है इंसान, तो आप सुबह फजर में उठिए, नमाज़ पढ़िए, तिलावत करिए, उसके बाद अपना स्कूल का होमवर्क करिए, और स्कूल में जो कल टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसको एक दिन घर से पहले पढ़ के जाइए। हम लोगों की यही हैबिट थी कि कल टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं आज अपने घर से पढ़ के जाओ, तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारा उस्ताद अच्छा नहीं है, हमारे सर ने सही तरीके से नहीं पढ़ाया। क्योंकि तुम उसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ के जाओ। कल एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सर, आपको तो पता है कि सिलेबस के हिसाब से सब कुछ होता है, और कभी भी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई किया करो। सिलेबस इसलिए दिया जाता है
कि आपको इस जैसे 10th क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत एक्सपर्ट लोगों ने बैठ के बनाया है। उन्होंने पूरी टीम होती है, उसके अंदर डॉक्टर भी रहता है, वो टीम पूरी सेट करती है कि सिलेबस कैसा बनाया। तो आपका दिमाग 10th क्लास तक के पहुंचने के अंदर जो उम्र होती है उसके हिसाब से बनता है वो सिलेबस के बाहर झांकने की कोशिश मत करिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। और जो मैंने नसीहतें की हैं, एक आपके अंकल होने की वजह से, बड़े पापा होने की वजह से मैंने नसीहत किया है, किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन आप इस चीज़ पे अमल करो। कभी आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो इंशाल्लाह सब इस पे अमल करेंगे, सब नमाज के पाबंद हो जाएंगे इंशाल्लाह, और अपने माँ बाप का, ख़ास तौर से माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। इतना रिस्पेक्ट करेंगे कि मतलब वो बोलने में मजबूर हो जाए कि आपको ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। और मैं उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ स्टेज का मौका दिया, और इसी तरह ये मोटिवेशनल स्पीच रखते रहे। और ये बच्चों को, आपके जो फ्रेंड हैं, आप अब यहाँ पे तो जो तादाद है, आप जाके अपने 4-4 बच्चों को बोलो कि ये ऐसा ऐसा करना है अपने को। देखिए, जो भी अच्छाई आप देंगे तो आपके किरदार में वो बात आएगी। देखिए, बुराई तो बहुत फैली हुई है दुनिया में, और अपने आप को कभी भी अपन दोषी नहीं देना कि दुनिया ऐसी, वक्त ऐसा है। वक्त तो इससे बुरे भी आए लोगों के और ज़िंदगी के अंदर। कभी भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अपने आप को किसी से कम मत समझो। कम से मतलब अपने आप की वैल्यू जानो। आपको अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया गया है। आप सबसे पहले तो ये घमंड करिए कि आप जो है इंसान के अंदर पैदा हुए। कभी अपने को कोई जानवर के उसमें पैदा कर देता अल्लाह ताला तो क्या करते हैं अपन, लेकिन अपन अशरफुल मखलूक़ात है ना, जितनी पूरी मखलूक है दुनिया में, जानवर, मछली, ये वो, उसमें सबसे सुप्रीम अपने को इंसान को बनाया है। ये उसका शुक्र अपने आप को पहचानो। और ये लाइफ में ये एक ही बार गोल्डन पीरियड मिला है आपको, दोबारा नहीं मिलने का। जब आप कुछ बन जाओगे तो उसके बाद ये पीरियड नहीं आएगा। अभी हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर से IAS हो जाते तो अब हमको पीछे तो हम जा नहीं सकते कि लाइफ को रिवर्स करें, लेकिन अब आगे ही बढ़ना है। तो हर किसी की किस्मत लिखी है, लेकिन किस्मत ऐसे नहीं कि घर बैठे आ जाएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको इबादत करना पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। कोई बच्चों के जहन में सवाल हो हेल्थ के ताल्लुक़ से, सक्सेस के ताल्लुक़ से, तो वो बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। बच्चे बायो वाले हैं, कभी उनको कुछ इसकी ज़रूरत हो, कुछ एडवाइस की ज़रूरत हो, तो वो भी पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों को जो भी बायोलॉजी लेता है तो उसको ख़ानदान वाले डिसएग्री करते हैं, तेरे नंबर तो नहीं आएंगे नीट में, तूने क्यों ले लिया। तो ऐसा नहीं है, बायोलॉजी लेने वाले भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई वालेकुम सलाम। IAS ऑफिसर के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, किसी भी ग्रेजुएट से, BSc, BCom, BUMS, MBBS, BE, कोई सी भी आपको बैचलर डिग्री करना पड़ेगी। फिर उसके बाद उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि IAS ऑफिसर बनने के लिए अभी सबसे जो आसान रास्ता है, जो हम लोगों को मतलब एडवाइस करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि IAS ऑफिसर के अंदर, जैसे आपने सपोज़ MBBS किया है, अब MBBS करने के बाद आपको IAS करना है, और किसी ने BA किया है और उसको IAS करना है, तो आर्ट्स के जो क्वेश्चन होंगे वो उसके लेवल पे पूछे जाएंगे, जो उसमें कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MBBS लेवल के पूछे जाएंगे। तो लोग अक्सर IAS बनने के लिए पहले से टारगेट तय कर लीजिए कि आपको IAS बनना है। तो उसके सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप आर्ट्स या कॉमर्स या बायोलॉजी, ये तीनों लेके BSc करिए। बायोलॉजी से ज़्यादा मतलब हार्ड डिग्री मत कीजिए, और उसको सिर्फ पास होने के हिसाब से करिए उसको। और UPSC की क्लासेस लगती है, IAS की क्लासेस लगती कोचिंग, तो वो कोचिंग पूरा मेहनत से वो कोचिंग करिए,
तो उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आईएएस में सिलेक्शन होने के। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 3 साल की कोचिंग लेना पड़ेगी, एटलीस्ट 3 साल तक के कोचिंग लेते रहिए जब तक कि आपका बीएससी हो रहा है, तो साथ में कोचिंग भी करिए, बीएससी भी करिए। जब आपकी बीएससी की डिग्री पूरी हो जाएगी, जब आप उसमें एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और लोग ज़्यादातर आर्ट्स इसलिए लेते हैं कि आर्ट्स में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं आईएएस के अंदर। यानी अपने को चांसेस बढ़ाना है, तो जैसे आप एमबीबीएस करके भी आईएएस करना है, तो वो तो खैर हाई आईक्यू वाला तो निकाल लेगा, लेकिन जो नॉर्मल एमबीबीएस वाला है उसको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो आईएएस के क्वेश्चन जो है आर्ट्स वालों को थोड़े ईजी आ जाएंगे, तो इसलिए लोग अपने आप को पहले 10वीं से ही तैयार कर लेते कि हमको आईएएस करना है या तहसीलदार बनना है। कई लोग बैंक में नौकरी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि घर के हालात ये बोलते हैं कि आपको जॉब भी करना है। तो कई लोग आपने देखे होंगे, अभी इसके अंदर न्यूज़ के अंदर बताता है कि फ़ला इंसान तहसीलदार था, फिर वो अब आईएएस हो गया। कोई बैंक में था मैनेजर, वो आईएएस हो गया। तो वो साथ में जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो आईएएस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके लिए स्टडी की जाए, और जनरल नॉलेज का उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज की भी आपको वो होना चाहिए। और कोई सवाल बायोलॉजी वालों के लिए? वालेकुम। आपने बायो लिए? अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में आप? 11th में। तो आप एलएलबी करने के लिए आपको अभी नया कोर्स निकला है 5 साल का। और एक जैसे आप चाहो तो मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आप बायो लेके पहले बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह से कर लीजिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से कर लीजिए, उसके बाद एलएलबी में एडमिशन ले लीजिए। तो आपके पास 2 हुनर आ जाएंगे। एक तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से हो जाएंगे या माइक्रोबायोलॉजी से हो जाएंगे, और उसके बाद एलएलबी भी हो जाएंगे। कोई भी डिग्री करने के बाद ही आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। और कभी आपने कॉमर्स लिया होता तो आपका 5 साल में डायरेक्ट एलएलबी 5 साल का हो गया है, तो डायरेक्ट उसमें भी एडमिशन हो सकता है। बायोलॉजी वालों के लिए मैं नीट के लिए कुछ थोड़ी सी टिप्स देता हूँ कि नीट जो लोग अपीयर होंगे अभी, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके अंदर जो क्वेश्चन का सवाल का जवाब अपने को आता है उसी को टिक करिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। और पहले बॉटनी का जब पेपर, जिस दिन फाइनल पेपर है उस दिन पहले बॉटनी का सॉल्व करिए, फिर जूलॉजी का सॉल्व करिए, फिर केमिस्ट्री का करिए, और सबसे आखिरी में फ़िज़िक्स का करिए। बायोलॉजी के बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पहले फ़िज़िक्स को सॉल्व करने बैठते हैं, वो पूरा टाइम खा जाता है उनका, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर फ़िज़िक्स बहुत हार्ड होता है। बायोलॉजी वालों के लिए ऐसा एक सब आपस में बात करके उसको हार्ड बना देते हैं, हालांकि हार्ड नहीं होता, वो पढ़ाई करो तो सब ईजी होता है। लेकिन सबसे पहले बॉटनी का आप सॉल्व करिए, जूलॉजी का सॉल्व करिए, केमिस्ट्री का सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो है सबसे लास्ट में फ़िज़िक्स का करिए, तो आपके जो इधर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये नीट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, और कोई क्वेश्चन? चलिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ, आप बताइए, वो पीछे से। वालेकुम सलाम। मेरा एम है कि मैं लेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनूं। जी। तो मतलब मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए आगे? जी। मैं 12th क्लास में हूँ सर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मतलब एमबीबीएस करूँ, बीएमएस करूँ, क्या करूँ? सर लोग बोलते हैं कि मतलब एमबीबीएस डॉक्टर की ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइए। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी, और सबसे पहले तो आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि जो लोग, मैंने बोला ना, अपने को जो करना है वो करना है, लोगों से ज़्यादा पूछना नहीं है। जो टीचर्स होता है उनसे ही बात करना है। तो आपने बायोलॉजी लिया है, सबसे पहले आप जो है एक कोचिंग लीजिए नीट की, है ना, क्योंकि क्या होता है कि जो 12th का जो सिलेबस है वो थियोरेटिकल और वो रहता है। अब आपको कंपटीशन के लिए एक कोचिंग करना पड़ेगी, या तो आप ऑनलाइन कोचिंग करिए, या फिर कोई अच्छी सी कोचिंग हम बताएंगे आपको, डॉक्टर इमरान साहब और हम बताएंगे कौन सी कोचिंग करना चाहिए। कभी आपको 12th इस साल है कि अभी हो गया आपका 12th? इसी साल है। हाँ, तो 12th के बाद आप 1 साल का ड्रॉप लीजिए,
और ड्रॉप लेके मैक्सिमम लेवल पे सोचिए कि आपको एमबीबीएस करना है, और एमबीबीएस में नंबर कम आते तो फिर आपके पास ऑप्शन है बीडीएस, फिर उसके बाद ऑप्शन है बीएएमएस और बीयूएमएस। तो ये डिग्रियाँ सब इक्विवेलेंट है, लेकिन क्या है कि पब्लिक ने इसको मांग अलग अलग कर दी है। मैं भी खुद बीयूएमएस हूँ, और मैंने भी बीएससी के बाद में मेरा सिलेक्शन पुलिस में नहीं हुआ तो मैं इधर बीयूएमएस में आ गया। तो क्या होता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो भी मकाम रखा है, तो आप एमबीबीएस करके भी लेडी डॉक्टर बन सकती है और बीयूएमएस करके भी लेडी डॉक्टर बन सकती है। लेडी डॉक्टर तो दोनों में बनना है, लेकिन अब आपके जहन में जो कन्फ्यूज़न है कि मांग किसकी ज़्यादा है, तो नो डाउट उसको एमबीबीएस की ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए एमबीबीएस के लिए आपको मेहनत भी उतनी करना पड़ेगी। आपको नीट के अंदर कम से कम अबव 500 नंबर लाना पड़ेंगे, तो जब कहीं जाके आपका एमबीबीएस में होगा। तो क्या होता है कि अपने लेवल को अपने नंबर से देखना है, तो आज से ही जुड़ जाओ उसके अंदर। जो पुराने पेपर है, जो मतलब नीट के लिए जो कोचिंग क्लास के जो नोट्स है, वो आप ये हानियाबाजी से अवेलेबल करवा लेना। थोड़ा हानिया से भी इससे एडवाइस ले लेना, ये आपको नोट्स भी दे देगी नीट के, एलन कोचिंग क्लास के। तो उसके अंदर आपको पहले आप ट्राई करिए एमबीबीएस के लिए, नहीं होगा तो उसके बाद फिर बीयूएमएस और बीएमएस और बीडीएस है आपके पास, तो इसमें तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि बीयूएमएस में भी अब 200-250 नंबर चाहिए आपको, और एमबीबीएस के लिए अबव 500 चाहिए। तो आज से ही अभी यहाँ से घर जाके बिल्कुल नियत कर लो कि मेरे को एमबीबीएस करना है, तो आपकी इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएगी। और उसके लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए तो हानियाबाजी का नंबर ले लीजिए, तो वो आपको नोट्स भी दे देंगे पढ़ने के लिए एलन कोचिंग क्लास के लिए। और फिर 1 साल का आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, कभी आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि 12वीं के अंदर 2 लोड रहते हैं कि अपने को 12वीं भी पास करना है और नीट भी क्लियर करना है। तो एक साथ 2 चीज़ें नहीं हो पाती, तो इसके लिए आप 1 साल का ड्रॉप ले लेना, और वो ड्रॉप लेने के बाद कितने नंबर आते फिर उसके बाद अपन फैसला करेंगे कि आपको काहे में जाना है। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेल्दी डाइट प्लान बताइए ना, बेस्ट। हेल्दी डाइट प्लान ये है कि आप पहले तो ये बताइए कितने लोग नाश्ता नहीं करते। मेजॉरिटी नाश्ता नहीं करते, करते कि नहीं करते? तो सबसे पहले तो आप आज से ही, मतलब आज तो टाइम हो गया, अब 10:30 बज गए। सबसे पहले तो आप नाश्ता शुरू करिए, और नाश्ता ऐसा करिए बादशाहों के जैसा। बादशाह मतलब अंडे, पराठे। लड़कियों को तो ख़ास तौर से नाश्ता करना चाहिए। ठीक है, अपन सुबह उठते जब नींद से, तो अपन काम काज के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। और एनर्जी काहे से मिलती है? खाने से। खाने से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ब्रेन में जाता है। जो ब्रेन सबसे बड़ी, आप लोग तो सब एक चीज़ जहन में रखो कि ब्रेन का जो फूड है वो ग्लूकोज है। जब ब्रेन को फूड नहीं मिलेगा तो फिर वो दिमाग कैसे काम करेगा? चिड़चिड़ करेगा वो, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये नहीं खाना। तो सबसे पहले आप जो है नाश्ते की शुरुआत करिए, और नाश्ते में आप अंडा खाने वाले तो अंडा लीजिए, पराठा लीजिए, दूध लीजिए। और जिनको वेट बढ़ाना है तो 2 केले, एक गिलास दूध, उसमें कुछ मिल्क पाउडर, प्रोटीन पाउडर जो आजकल मिलते हैं वो डालिए, और फ्रेश नाश्ता करिए। दूसरा, दोपहर के खाने के अंदर भी कम से कम 3 रोटी खाना चाहिए, और शाम में थोड़ा लाइट खाना भी खा सकते हैं। अब 3 रोटी सुन के आप लोग कैसे हुए? ये जितनी लड़कियां बैठी हैं, 1 रोटी से आधी रोटी के अंदर पेट भर जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोटी का जो इस्तेमाल है, आप नाश्ते में रोटी से दूध भी खा सकते हैं, मलाई भी खा सकते हैं, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कोई बीमारी नहीं है। 40-50 साल तक के जो उसके ऊपर है उनको मलाई, घी सब, आप तो पराठा घी का खाइए, और आपके घर पर सब अवेलेबल है, लेकिन आप खाते नहीं। तो सबसे जो हेल्दी डाइट है, और लड़कियों के लिए औले का मुरब्बा होता है। औले का मुरब्बा डेली एक बार औला खाइए, उसमें विटामिन सी वगैरह होता है। और लड़कियां अपने आप को गोरी समझती हैं, वो गोरी नहीं होती, उनके अंदर खून की कमी होती है।
लगभग 1-2% में जीन्स होता है। हाँ बोला आप। वो जेनेटिक मटेरियल से कलर आते हैं ना, पेरेंट्स को जेनेटिक वो तो एक 5% लोग गोरे होते हैं, लेकिन जो है ना जो सावले लोग हैं वो गोरे हो जाते हैं ना, तो उनकी खून की कमी होती है। तो आपको भी ब्लड टेस्ट कराइए, आपको मतलब क्या है कि हमारा एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं आपको कि लड़कियां जो है नाश्ता नहीं करती, प्रॉपर डाइट नहीं लेती, तो उससे उनका हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 14 चाहिए आपको लड़कियों का, लड़कों का भी। लेकिन क्या लड़के तो ठीक है खाना वाना अच्छा खा लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ नहीं खाती, थोड़ा नज़ाकत की वजह से नहीं खा पाती है। तो इसके लिए मेरी बच्चियों से निवेदन मतलब दरखास्त है कि आप लोग नाश्ता करना शुरू करें और पेट भर के नाश्ता करें, ठीक है। और उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर हमारे सर से नंबर ले लेना कि हमको भूख नहीं लगती, तो हम टॉनिक भी आपको लिख देंगे, तो इंशाल्लाह उससे भूख भी मिल जाएगी। चलिए और कोई सवाल? वेट लॉस के लिए कितना वेट है आपका? 55। यार वेट तो अभी ये एज के अंदर तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आजकल लड़कियां जो है थोड़ी सी मोटी दिखने लगती है तो खाना छोड़ देती है। तो मैं उनसे एक एडवाइस दूंगा, बहुत अच्छा सवाल किया आज की लड़कियों के लिए। एक्चुअली में जो वेट जो बढ़ रहा है लड़कियों का, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बढ़ रहा है। ये जो अपना भैंस का जो दूध होता है उसके अंदर उसका एवरेज बढ़ाने के लिए जो भैंस वाले हैं उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की वजह से लड़कियां मोटी हो जाती हैं जो दूध पीती है। तो दूध ऐसी जगह से लें कि जिसमें मिलावट ना हो, उसके लिए एजाज भाई आपको पूरा क्लियर बता देंगे। तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़कियां मोटी हो रही है, लेकिन लड़कियां सबसे बड़ी गलती क्या करती है, वो खाना पीना छोड़ देती है। वो समझते हैं वो चटनी खाएंगे तो दुबले हो जाएंगे, या फिर नहीं खाएंगे तो दुबले हो जाएंगे। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा फैटी है तो हेल्थ क्लब लगाइए, और कम से कम 40 मिनट की वॉक करिए। खाना जो खाना है आप सब खाइए, लेकिन सिर्फ जो मोटी लड़कियां हैं उनको मलाई घी ये छोड़ के सब खाइए, लेकिन खा के फिर एक्सरसाइज करिए, यानी कैलोरी को जलाइए। आप 40 मिनट चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हेल्थ एकदम, वेट भी कम हो जाएगा। और सुबह उठ के पानी भी पीजिए, नहर पे थोड़ा गुनगुना पानी भी पीजिए। और बहुत सारे यूनानी फार्मूले हमारे डॉक्टर रेहान साहब बैठे हैं, तो यूनानी फार्मूले को दे देंगे इंशाल्लाह। तो वेट लॉस के लिए लड़कियों को मैं बोलूँगा कि डाइट के अंदर कोई कमी नहीं है, हेल्दी डाइट लेना है, वेजिटेबल लेना है, प्रोटीन लेना है, सब लेना है, ठीक है। सर आपने बोले प्रोटीन पाउडर तो लेता ना सर, तो सर हमारी एज में लेना चाहिए, उससे नुकसान फायदे क्या है सर? प्रोटीन पाउडर जो है आपकी एज में तो बहुत ज़रूरी है, ले सकते हैं। पहले तो आप नेचुरल प्रोटीन लीजिए, जैसे एग है, दूध है, ये तो सब लीजिए। लेकिन जो प्रोटीन पाउडर जिसमें स्टेरॉइड नहीं मिलेगा, जैसे आजकल हेल्थ क्लब के अंदर क्या होता है कि उनके खुद के पाउडर वो सजेस्ट करते हैं, तो पहले किसी डॉक्टर से आप चेक करा लीजिए जिसके अंदर स्टेरॉइड तो नहीं है। तो ये क्या होता है कि स्टेरॉइड देने से बॉडी तो बन जाती है, लेकिन हड्डियाँ बन जाती है उसमें। मतलब स्टेरॉइड का यूज़ आपको तो पता है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ऐसे पाउडर यूज़ करिए, ये कुछ यूनानी पाउडर भी आ गए, कुछ आयुर्वेदिक पाउडर भी आ गए। और पहली बात तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना फुल डाइट लीजिए। नॉनवेज खाने वाले हैं तो आपको तो प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी आप नॉनवेज अच्छा पेट भर के खाइए, सूप पीजिए नॉनवेज का, तो ये सब इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब मिलेगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत खुशी का मौका है कि उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ओहदारान, मेंबर्स और एक अपनी कौम के लिए नई सोच रखने वाले मेरे सभी भाई, डॉक्टर इमरान, एजाज़ भाई, सभी मेरे साथी
मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि सबसे पहले जो सक्सेस का जो आज का टॉपिक है, अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगियाँ सक्सेस कर दी। इस सोच को लेके कि अपनी कौम के बच्चे, नौजवान बच्चियाँ, नौजवान बच्चों के लिए इन्होंने जो एक उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी बनाकर एक नई सोच पैदा की है। तो मैं मेरे भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इस काम को अल्लाह कबूल करे और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो आपने ये काम किया है, अल्लाह इसकी आपको जज़ा दे। वैसे तो आज का टॉपिक है कि हम कैसे विनर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हमारी कौम है वो तो विनर ही कौम है, क्योंकि अल्लाह ने हमको मुस्लिम कौम में पैदा करके ही हमको जीत दे दी। पहले तो हम इस कौम में पैदा हुए कि जिसने कभी हार का सामना ही नहीं किया, हौसलों से भी और बुलंदियों से भी। अब सवाल ये है कि आप लोग जो स्टूडेंट है 10th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो अपनी कौम के बच्चों से मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, ज़िंदगी के ऐसे कुछ टिप्स, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपन एक दूसरे से। और वो एक्सपीरियंस आप बगैर अपने माँ बाप यानी अपने वालिदैन यानी अपने मदर फादर, आज का जो दौर, ये जो डिजिटल दौर आ गया है, इसके अंदर सबसे बड़ी मैं आपको एक नसीहत के तौर पे भी बताऊंगा कि आपको कभी सक्सेस होना है तो कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। उनको उनके राय मशवरे से, उनकी खैर खुशी से हर काम करना, पहले उनको फेवर में लेना। जैसे मेरी बेटी ने भी एक उसमें जुमला बोली थी कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको हर चीज़ शेयर करे। तो मैं आप लोगों को उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, आप दोस्ती करें अपनी माँ से, आप दोस्ती करें अपने बाप से, आप दोस्ती करें अपने भाई से, आप दोस्ती करें अपने कज़िन से, क्योंकि आज इस माशरे के अंदर सबसे बड़ी जो कमी हो रही है वो आज अपन एक दूसरे के अपने रिश्तेदारों से छुपा के काम करने लगे। अल्लाह ताला इसीलिए अपने को सक्सेस नहीं देता। तो अपन जब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अपने को कौन कौन रास्तों से सक्सेस मिलेगी, तो उसमें ये सब चीज़ें भी अपने को गौर फिक्र करना पड़ेगी। सबसे अच्छा दोस्त बाप और माँ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। आप इनके साथ में रिस्पेक्ट के साथ में इनसे दोस्ती करो। रिस्पेक्ट मतलब इनकी जो अहमियत है उसको समझ के अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो, क्योंकि अभी आप लोगों की जो एज है, जो टीन एजर्स कहलाते हैं, उनकी इस एज के अंदर मेडिकली जो हम लोग डॉक्टर होने के नाते हम देखते हैं कि इसमें हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा आने की वजह से गलत डिसीज़न की तरफ जाता है आदमी। और वैसे भी इस्लाम में गुस्सा हराम है। तो जब भी अपने फ्यूचर के बारे में, सक्सेस के बारे में सोचें तो अपने माँ बाप से मशवरा करें, अपने दिल की बात बताएं उनको। नहीं तो होता क्या है कि बच्चा कुछ बोल रहा है, माँ कुछ बोल रही है और बाप कुछ बोल रहा है, तीनों में इंतशार पैदा होता है। और मैं अभी आपको आगे भी टिप्स दूंगा कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है और क्यों बनना है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि आपके जो घर में हर फैमिली के अंदर एक मतलब पूरी एक फैमिली होती है, उसके अंदर चचा, बड़े अब्बा, फूफी, मामू, ये सब पूरी एक मिल के ख़ानदान बनती है। तो सबसे पहले अपना व्यवहार, अपनी आपको सक्सेस होना है तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं कि आपको सक्सेस लाइफ को अंदर सक्सेस पाना है तो आप ना हुस्न सलूक अच्छा रखें अपने रिश्तेदारों के साथ, ख़ास तौर से माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ। अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो अपना माइंडसेट अच्छा रहेगा, और माइंडसेट अच्छा रहेगा तो आप पढ़ाई में दिल लगाएंगे, और पढ़ाई में दिल लगाएंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सक्सेस होने से रोके। और आपके अंदर स्किल ऐसी होना चाहिए कि भले से आप पढ़ने में कमज़ोर हैं